हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है स्लीपिंग डॉग्स। ये मूवी इसी साल यानी 2024 में रिलीज हुई है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। कहानी की शुरुआत में हम दीवारों पर कई सारी रोजमर्रा में की जाने वाले नोट्स चिपके हुए देख पाते हैं और अब सीन आता है रॉय फ्रीमैन यानी हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर पर। हम देख पाते हैं कि रॉय के सर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। रॉय अपने सोफे से उठकर कुछ खाने के लिए फ्रिज से सामान निकालता है और फिर पजल सॉल्व करने लग जाता है। जिसके बाद जब रॉय अपने बेडरूम में होता है तब उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं जिसमें वो खुद के बालों को शेव करता हुआ देख पा रहा था। ये सब याद करके रॉय को बेचैनी हो रही थी, इसलिए रॉय अपनी दवाई लेने जाता है। यहाँ हमें मिरर में लिखे नोट से पता चलता है कि रॉय को अल्जाइमर है और रॉय की डॉक्टर का नाम मिस मेहता है। साथ ही में जब रॉय अपने आप को मिरर में देखता है तब हम रॉय के सर पर दो बड़े बड़े टाके नोटिस करते हैं। इधर रॉय को फिर से फ्लैशबैक्स आते हैं। इस फ्लैशबैक में रॉय अपनी डॉक्टर के सामने था। डॉक्टर रॉय से कुछ नॉर्मल सवाल कर रही थी, जैसे आज की तारीख क्या है, महीना और ईयर क्या है। इन सवाल का जवाब रॉय आसानी से दे देता है, लेकिन जब डॉक्टर रॉय की मदर, फादर का नाम और उसका बर्थ प्लेस पूछती है तो रॉय कुछ नहीं बता पाता। जिसके बाद ये फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। हम दोबारा से रॉय को उसके घर में देख पाते हैं, जो कि अपने घर में अपने सर पर लगे टाकों पर पट्टी बांध रहा था। रॉय को यहाँ फिर से फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि रॉय के सर पर जो टाके लगे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट है जो कि रॉय के अल्जाइमर को ठीक करने के लिए किया जा रहा है और इससे रॉय को कुछ फ्लैशबैक भी आ सकते हैं। ये सब याद करते ही रॉय का ये फ्लैशबैक भी यहीं खत्म होता है। तभी रॉय को एक कॉल आता है। इस कॉल में जो लेडी होती है वो अपना नाम एमिली डाइट्स बताती है। एमिली बताती है कि वो क्लीन हैंड प्रोजेक्ट की तरफ से हैं और ये लोग उन क्रिमिनल के लिए लड़ते हैं जिनके केसेस को अच्छे से जांचा नहीं गया हो। यहाँ एमिली ये भी बताती है कि वो रॉय से उसके एक बहुत पुराने केस के बारे में बात करना चाहती है। जिसके बाद सीन कट होकर एक बार में शिफ्ट होता है। यहाँ रॉय एमिली से मिलता है। एमिली बताती है कि वो रॉय के एक पुराने केस जिसमें आइजैक सैमुअल को गुनहगार साबित किया गया था उस केस के बारे में डिस्कशन करना चाहती है। आइजैक का नाम सुन रॉय को कुछ याद नहीं आता। एमिली बताती है कि आइजैक को 10 साल पहले डॉक्टर जोसेफ वीटर के मर्डर में गुनहगार साबित किया गया था और आइजैक को अगले महीने की आखिरी तारीख को फांसी होने वाली है। हमने आइजैक के लिए गवर्नर से भी बात की बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रॉय कहता है मुझे आइजैक याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरा इस केस से क्या ताल्लुक। एमिली बताती है आइजैक अपने केस के डिटेक्टिव से मिलना चाहता है जिन्होंने उसका केस कन्फेशन के दौरान इंटेरोगेट किया था। रॉय पूछता है क्या मैंने आइजैक से इंटेरोगेशन की थी। तभी एमिली टोकते हुए बताती है कि मैं अभी तक आपके पार्टनर से बात नहीं कर पाई हूँ। रॉय पूछता है आइजैक मुझसे किस बारे में बात करना चाहता है, जिस पर एमिली कहती है वो बात तो आइजैक ने मुझे नहीं बताई। अब सीन रॉय के घर की तरफ आता है। यहाँ रॉय अपने स्टोर रूम से एक कार्टून बॉक्स निकालता है। रॉय को इस कार्टून बॉक्स से उसका पुलिस बैज, साथ में रॉय को अपनी गन भी मिलती है। इसके बाद रॉय आइजैक की केस फाइल देखता है। आइजैक के केस में जो विक्टिम था उसकी फोटो को देखकर रॉय को इस केस के क्राइम सीन का फ्लैशबैक आता है। इस केस की फाइल को पढ़कर रॉय को पता चलता है कि विक्टिम यानी डॉक्टर जोसेफ को बहुत ज्यादा बार किसी भारी चीज से मारा गया था और ज्यादा ब्लीडिंग के कारण जोसेफ की मौत हो गई थी। साथ ही में क्राइम सीन से कोई भी मर्डर वेपन भी नहीं मिला था। ये सब पढ़ने के बाद रॉय आइजैक से मिलने जेल जाता है। रॉय आइजैक को बताता है कि पहले मैं डिटेक्टिव हुआ करता था और तुम्हारी रिक्वेस्ट पर मैं तुमसे मिलने आया हूँ। रॉय आइजैक से ये भी कहता है कि एमिली ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। यहाँ आइजैक कहता है मैं बस जानना चाहता था कि तुम्हें कैसा लग रहा है, एक इनोसेंट इंसान को तुम्हारे कारण फांसी होने वाली है। रॉय पूछता है क्या वो इनोसेंट इंसान तुम हो, जिस पर आइजैक हामी भरता है और बताता है कि मैंने बहुत बुरे काम किए हैं रॉय, लेकिन डॉक्टर जोसेफ को मारना ये मेरा गुनाह नहीं था। रॉय कहता है जब हमने तुमसे इंटेरोगेशन की थी तब तुमने कन्फेशन किया था कि तुमने ही डॉक्टर जोसेफ को मारा था और अब तुम एकदम से मुझे इतने सालों बाद बता रहे हो कि तुम मुजरिम नहीं हो। आइजैक बोलता है मैं ये बात 10 सालों से बताने की सोच रहा था, लेकिन कभी मैं ये बता नहीं पाया। रॉय कहता है अच्छा चलो बताओ असल में क्या हुआ था। इधर आइजैक कहता है मुझे पता है कि तुम एक डिटेक्टिव नहीं रहे, जिस कारण अब मेरे सच बताने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें असलियत बताना चाहता हूँ। आगे आइजैक बताता है कि जिस रात मर्डर हुआ था उस रात मैं अपने आप ही में नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और उस टाइम तुम और तुम्हारे पार्टनर ने मुझ पर इस गुनाह को कन्फेस करने के लिए बहुत प्रेशर दिया था और जब मैंने क्राइम सीन की फोटोज देखी तो मुझे सच में लगा कि ये मर्डर मैंने किया है। यहाँ आइजैक के फ्लैशबैक
में हम रॉय के पार्टनर जिमी रैमिस को देखते हैं, जो कि आइजैक को बहुत एग्रेसिव वे में कह रहा था कि तुमने ही जबरदस्ती डॉक्टर जोसेफ के घर में घुस के उन्हें बहुत बेरहमी से मारा है। हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पूरे घर में मिले हैं। जिमी आइजैक पर इतना प्रेशर देता है कि आइजैक फाइनली इस गुनाह को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ हम रॉय को भी देखते हैं, जो कि कोने में खड़ा होकर जिमी और आइजैक को देख रहा था। अब प्रेजेंट में रॉय पूछता है, तुम उस रात डॉक्टर जोसेफ के घर क्यों गए थे? आइजैक बताता है, मैंने जोसेफ के मर्डर से 1 साल पहले उसके घर में चोरी की थी, जो कि एक फॉर्मूला था जिससे मेरे बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन डॉक्टर जोसेफ ने मुझे पकड़ लिया और मुझे हवालात में डाल दिया। रॉय ये सुन बोलता है, जब तुम्हें डॉक्टर जोसेफ के कारण जेल हुई तब तुम जेल से निकलने के बाद वापस आए और डॉक्टर जोसेफ वीटर के घर गए। तुम्हारे अंदर जोसेफ के लिए इतना गुस्सा भरा हुआ था कि तुमने डॉक्टर जोसेफ को बहुत बेरहमी से मार डाला। आइजैक कहता है, मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए था, इसलिए मैं डॉक्टर जोसेफ के घर उस रात गया था। मैंने उस दिन डॉक्टर जोसेफ के केयर टेकर के जाने का इंतजार किया और जब केयर टेकर वहाँ से चला गया तब मैं डॉक्टर जोसेफ के घर के अंदर चुपके से घुसा, पर तभी वहाँ अंदर कोई अनजान आदमी आ गया, लेकिन मैं वहीं छिपा रहा। मुझे लगा कि उस आदमी के जाने के बाद मैं डॉक्टर जोसेफ से अकेले में बात करूंगा, लेकिन तभी मुझे डॉक्टर जोसेफ की तड़पने की आवाज आई। मैं इन आवाजों को सुन पैनिक कर गया और देख ही नहीं पाया कि मर्डर कौन था। ये सब सुन रॉय कहता है, इसका मतलब तुमने रॉय को टच भी नहीं किया था? आइजैक बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन रॉय के एक्सप्रेशन को देख आइजैक समझ जाता है कि रॉय को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, इसलिए आइजैक रॉय को रिचर्ड फिन से इस बारे में बात करने कहता है। रॉय आइजैक से पूछता है, रिचर्ड कौन है? आइजैक कहता है, रिचर्ड मुझसे मिलने कुछ महीनों पहले ही आया था और वो कोई मर्डर बुक लिख रहा है। यहाँ पर रॉय कहता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए। आइजैक कहता है, तुम ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हो और अब सब तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरे कन्फेशन के दौरान तुम उस जगह मौजूद थे। मैंने अपनी गुनाहों की सजा काट ली है रॉय, अब तुम्हें ही सब सही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम रॉय को उसके घर में मेडिसिन लेते हुए देखते हैं। तभी हमें दोबारा से रॉय का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें रॉय की डॉक्टर बता रही थी कि रॉय को मेडिसिन के साथ साथ खुद के ब्रेन को एक्टिव रखना पड़ेगा, जैसे कि बुक्स रीडिंग, पजल में या फिर कुछ और चीजों में, जिससे रॉय जल्दी रिकवर हो पाएगा। इस फ्लैशबैक के बाद हम रॉय को पजल सॉल्व करता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पजल सॉल्व करते हुए रॉय को आइजैक की बातों के साथ साथ आइजैक के इंटेरोगेशन के दौरान जो कुछ भी हो रहा था वो सब याद आ रहा होता है। तभी रॉय को क्लिक होता है कि आइजैक ने रिचर्ड से बात करने के लिए उसे सजेस्ट किया था। तो अब रॉय वापस से आइजैक की इसकी फाइल देखता है, जिसमें रॉय इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर में जिमी रैमिस का सिग्नेचर नोटिस करता है और अब हम स्क्रीन में जिमी रैमिस लिखा हुआ देख पाते हैं। इसके बाद हम रॉय को एक घर के बाहर देख पाते हैं। रॉय इस घर का डोरबेल रिंग करता है, लेकिन फिर कोई जवाब न आने पर रॉय जाने लगता है। तभी पीछे से जिमी रैमिस रॉय को आवाज लगाता है। असल में ये घर जिमी का था। जिमी रॉय को देखते ही पहचान जाता है और उसे घर के अंदर ले चलता है। यहाँ जिमी की बातों से हमें पता चलता है कि रॉय से जिमी कई सालों बाद मिल रहा है। जिमी रॉय को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन यहाँ रॉय ड्रिंक नहीं करता, जिसे देख जिमी रॉय से पूछता है, क्या हुआ रॉय? रॉय बताता है कि मुझे अल्जाइमर है और ड्रिंक करने से मेरी बीमारी और बढ़ सकती है। साथ ही में रॉय यहाँ ये भी बताता है कि उसके सर में कुछ पल्सेस फिट हैं, जो कि उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए फिट किए गए हैं। ये सब सुन जिमी कहता है, इसका मतलब हम दोनों ने जितने समय साथ काम किया था वो सब तुम्हें याद नहीं है? जिस पर रॉय हामी भरता है। जिमी यहाँ रॉय से पूछता है, क्या तुम्हें मेरी वाइफ कैट याद है? वो पिछले साल कैंसर के कारण मर गई। उस टाइम मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और मैं कर्जों में डूब गया था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। ये सुन रॉय को बहुत बुरा फील होता है। जिमी रॉय से आगे उसके यहाँ आने का कारण पूछता है। रॉय कहता है, क्या तुम्हें आइजैक का केस याद है जिमी? आइजैक ने डॉक्टर जोसेफ वीटर का मर्डर किया था। ये सुनते ही जिमी कहता है, क्या तुम्हें भी उस लेडी एमिली डाइट्स का कॉल आया था? क्योंकि मैंने एमिली की किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तब रॉय कहता है, एक्चुअली मैंने एमिली का कॉल अटेंड किया था। जिमी पूछता है, क्या तुमने आइजैक से बात की थी? रॉय कहता है, मैं आइजैक से मिलने गया था और आइजैक ने मुझे कहा कि उसने डॉक्टर जोसेफ वीटर का मर्डर नहीं किया। जिमी ये सुन कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो रॉय? आइजैक ने अपना गुनाह कबूल किया था और अब आइजैक को फांसी होने वाली है, इसलिए आइजैक कुछ भी बकवास कर रहा है। वो तुम्हें बस पागल बना रहा है रॉय। रॉय कहता है, आइजैक के हिसाब से मर्डर कन्फेशन उसने प्रेशर में आकर किया था। साथ ही में आइजैक ने मुझे रिचर्ड फिन के बारे में भी बताया, जो कि आइजैक से मिलने भी गया था।
ये सब बताकर रॉय जिमी से पूछता है, क्या तुम्हें किसी रिचर्ड के बारे में याद है? जिमी कहता है, ये केस बहुत पुराना है और इस केस के बारे में मुझे कुछ याद नहीं। रॉय बताता है, मैंने आइजैक केस की फाइल पढ़ी है जिससे मुझे पता चला कि रिचर्ड के भी फिंगरप्रिंट्स पूरे घर में मौजूद थे। जिमी कहता है, क्या पता रिचर्ड वहाँ मर्डर से पहले कभी आया हो? रॉय कहता है, इंटेरोगेशन के दौरान रिचर्ड ने कहा था कि वो मर्डर के दिन डॉक्टर जोसेफ के घर नहीं गया था और हमने भी कभी रिचर्ड से इसके बाद इंटेरोगेशन नहीं किया, जो कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये सब बात सुन जिमी कहता है, अब तुम क्या चाहते हो रॉय? रॉय कहता है, अब अगर हम रिचर्ड से मिले तो क्या पता वो हमें कुछ बता सके। जिमी पूछता है, लेकिन तुम ये सब वापस क्यों करना चाहते हो रॉय? रॉय कहता है, मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस इस केस की सच्चाई जानना चाहता हूँ और वैसे भी मेरी डॉक्टर ने मुझे मेरे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ करने को कहा है। तो अब जिमी रॉय की बात मान जाता है और कहता है, मैं तुम्हें रिचर्ड के बारे में पता करके बताता हूँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्त अभी भी पुलिस में हैं। फिर रॉय वहाँ से कुछ देर बाद निकल जाता है। अब रॉय अपने घर आकर कुछ पुरानी फोटोज देखता है। तभी रॉय को एक फ्रेम मिलता है और इस फ्रेम के कांच पूरी तरह से टूटे हुए थे। रॉय इस फ्रेम में जो फोटो थी उसे देखने के लिए कांच हटाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय को एक कांच का टुकड़ा गड़ जाता है। तभी रॉय को जिमी का कॉल आता है जो बताता है कि मुझे रिचर्ड मिल गया। इसके बाद हम रिचर्ड की डेड बॉडी देख पाते हैं। जिमी बताता है कि रिचर्ड की लैंडलेडी ने जब गैसमैन के लिए रिचर्ड का घर खोला था तब उन्हें रिचर्ड की डेड बॉडी मिली थी। यहाँ रॉय रिचर्ड की मृत्यु का कारण पूछता है। जिमी बताता है कि रिचर्ड की मौत फिनेटाइल ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। इसे सुन रॉय रिचर्ड की बॉडी देखने लगता है और बताता है कि रिचर्ड के शरीर में सिर्फ एक ही इंजेक्शन का मार्क है, मतलब रिचर्ड ने पहली बार फिनेटाइल ड्रग्स लिया है। तभी रॉय को फिर से एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो रिचर्ड को देखता है और रॉय जिमी को बताता है कि रिचर्ड क्राइम सीन में मर्डर के अगले दिन भी आया था और जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब मैंने रिचर्ड को वहाँ देखा था। आगे रॉय कहता है, रिचर्ड के फिंगरप्रिंट्स पूरे घर में थे और रिचर्ड क्राइम के अगले दिन भी क्राइम सीन में वापस आया था। साथ ही में रिचर्ड से इंटेरोगेशन एक ही बार की गई थी जिसमें उसका बयान था कि मर्डर की रात वो अपने घर में अकेला था। फिर भी हमने रिचर्ड से कोई आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ना ही हमने रिचर्ड के बयान को कंफर्म करने के लिए रिचर्ड की किसी नेबर या दोस्त से इस बारे में बात नहीं की। तभी जिमी कहता है, आइजैक के फिंगरप्रिंट्स, साथ ही में आइजैक के पास मर्डर करने का मोटिव भी था जो कि उसने कबूल भी किया था। रॉय कहता है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। जिमी कहता है, अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि रिचर्ड अब मर चुका है। रॉय कहता है, लेकिन रिचर्ड ने जरूर कुछ क्लू तो छोड़ा ही होगा। जिसके बाद हम रॉय को एक ग्रेवयार्ड में देख पाते हैं। असल में रॉय इधर रिचर्ड की फैमिली से मिलने आया था। यहाँ पर जब एडी फिन, जो कि रिचर्ड का बड़ा भाई होता है, जब वो अपनी वाइफ कैथरीन फिन के साथ ग्रेवयार्ड से जा रहा होता है तब रॉय इन दोनों को अप्रोच करता है। यहाँ रॉय कैथरीन को रिचर्ड की वाइफ समझ रहा था, लेकिन एडी बताता है कि कैथरीन मेरी वाइफ है और रिचर्ड की वाइफ यहाँ नहीं आई क्योंकि रिचर्ड और उसकी वाइफ के रिश्ते अच्छे नहीं थे। रॉय कहता है, मैं एक केस की छानबीन कर रहा हूँ जिसमें रिचर्ड इंटरेस्टेड भी था क्योंकि रिचर्ड मरने से पहले आइजैक, यानी जिस केस की मैं तहकीकात कर रहा हूँ, उस केस के मर्डर से मिलने गया था और आइजैक के हिसाब से रिचर्ड मर्डर से रिलेटेड कोई कहानी भी लिख रहा था। यहाँ पर कैथरीन कहती है, मैं आंटी के साथ घर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर कैथरीन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम रॉय को एडी की कार के पास देखते हैं। एडी रॉय को रिचर्ड की लिखी कहानी का लिफाफा देते हुए कहता है, मुझे ये बुक रिचर्ड के अपार्टमेंट से मिली थी। इस कहानी का टाइटल रिचर्ड ने द बुक ऑफ मिरर रखा है, जो कि कहानी के अंदर की स्टोरी से बिल्कुल मैच नहीं करती। रॉय कहता है, इसका मतलब तुमने ये कहानी पढ़ी है? एडी कहता है, हाँ, इस बुक में रिचर्ड ने किसी लड़की का जिक्र किया है जिससे रिचर्ड कॉलेज टाइम में बहुत ऑब्सेस्ड था, लेकिन मैंने ये कहानी पूरी नहीं पढ़ी। रॉय पूछता है, तुम और रिचर्ड ज्यादा क्लोज नहीं थे ना? एडी कहता है, रिचर्ड ही वो इंसान था जो लोगों से दूर भागता था। रॉय पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि रिचर्ड ड्रग्स लेता था? एडी कहता है, रिचर्ड कोई ड्रग्स लेता था? ये बात तो मुझे कभी नहीं पता थी, लेकिन कुछ सालों से रिचर्ड कुछ अजीब सा बिहेव जरूर कर रहा था। एडी रॉय से ये भी कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी भी रिचर्ड के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। रॉय पूछता है, क्या मैं रिचर्ड की ये कहानी ले सकता हूँ? जिस पर एडी मान जाता है। अब रात को रॉय एडी की कहानी पढ़ना शुरू करता है, जिसके बाद हम स्क्रीन में रिचर्ड का नाम देख पाते हैं। यहाँ पर हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि एक कॉलेज पार्टी में आया था। इधर रिचर्ड लॉरेन को देखते हुए हमें बता रहा था कि लॉरेन उन लोगों में से थी जो कि सब कुछ जानती थी। लॉरेन ने डबल बैचलर इन आर्ट हिस्ट्री एंड न्यूरो साइंस किया था, साथ ही में मास्टर ऑफ साइंस भी की हुई थी। लॉरेन को 5 भाषाएं बोलनी आती थी। लॉरेन उन लोगों में से थी जिनको पता था कि उन्हें क्या चाहिए और क्या करना है। इतना बताते ही रिचर्ड की नरेशन खत्म हो जाती है। यहाँ पार्टी में रिचर्ड जब ड्रिंक कर रहा होता है तभी लॉरेन ड्रिंक लेने आती है। इधर लॉरेन
लॉरेन और रिचर्ड के बीच कुछ बातें होती हैं। लॉरेन अपने थीसिस के बारे में रिचर्ड को बताती है। लॉरेन बताती है कि उसकी थीसिस मेमोरी रिकंसोलिडेशन के ऊपर है और वो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट से है। रिचर्ड पूछता है, फिर तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो? लॉरेन कहती है, मैं अपने कलीग यानी डॉक्टर जोसेफ वीटर के साथ पार्टी अटेंड करने आई हूँ, क्योंकि मैं उनकी एक रिसर्च में हेल्प कर रही हूँ, जिसके बदले में वो मेरी थीसिस में मदद करेंगे। यहाँ पर रिचर्ड से बात करके लॉरेन बहुत इंप्रेस होती है और अब हमें रिचर्ड बताता है कि उस दिन के बाद से मैं और लॉरेन एक साथ रहने लगे और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। फिर हम रिचर्ड को दोबारा से लॉरेन के साथ देखते हैं। यहाँ पर लॉरेन रिचर्ड की लिखी कहानी से बहुत इंप्रेस होती है। रिचर्ड यहाँ नरेशन के थ्रू बताता है सब सही चल रहा था, लेकिन तभी उसे एक कॉल से पता लगा कि उसके फादर की डेथ हो गई और अब उसकी मॉम उसका खर्चा नहीं उठा सकती, जिस कारण रिचर्ड को कॉलेज छोड़ने की नौबत आ गई। लेकिन लॉरेन उसकी मदद करना चाहती थी और तब मुझे लॉरेन ने डॉक्टर जोसेफ वीटर से मिलवाया। फिर हम रिचर्ड को लॉरेन और डॉक्टर जोसेफ वीटर के साथ डिनर करता हुआ देख पाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रिचर्ड एक नॉवेलिस्ट बनना चाहता है। इधर लॉरेन डॉक्टर जोसेफ को ट्रिक करने के लिए बोलती है। रिचर्ड पूछता है, कौन सी ट्रिक? लॉरेन बताती है, इस ट्रिक से तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं और डॉक्टर जोसेफ किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ रिचर्ड को किसी भी मेमोरी को याद करने को बोलता है जो कि वो भुलाना चाहता है लेकिन भुला नहीं पा रहा। रिचर्ड बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं अपनी मॉम के साथ एक टॉय स्टोर में गया था और वहाँ मुझे मेरी मॉम नहीं मिल रही थी। तभी मैंने अपनी मॉम को बाहर सिगरेट पीते हुए देखा, जो कि मैं भुलाना चाहता हूँ। ये सुन लॉरेन कहती है, हमारी रिसर्च मेमोरीज जो हमारे दिमाग में ट्रॉमा छोड़ जाती है उसी को भुलाने के लिए है। डॉक्टर जोसेफ रिचर्ड को बताता है कि उस दिन तुमने जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया था वो इस डर को तुम्हारे अंदर बसा गया कि कहीं तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ दिया, और वो मेमोरी एक ट्रॉमा के रूप में तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रह गई और ये सारे ट्रॉमा हमें वो बनाती हैं जो आज हम असल में हैं। इसे सुन रिचर्ड बहुत इम्प्रेस होता है, जिसके बाद डॉक्टर जोसेफ रिचर्ड को अकेले में अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है और कहता है, मैं तुम्हें इस लाइब्रेरी में रखी हर एक बुक को ऑर्गेनाइज करने के लिए $500 हर वीक दूंगा। इसे सुन रिचर्ड बहुत खुश होता है। तब डॉक्टर जोसेफ बताता है कि लॉरेन ने मुझे तुम्हारे फादर के बारे में बताया था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आगे रिचर्ड अपनी कहानी में बताता है कि डॉक्टर जोसेफ के लिए काम करना मेरे लिए एक सपने जैसा था, क्योंकि मैं बहुत सी बुक्स पढ़ सकता था, लेकिन फिर एक दिन मैंने बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज देखी। फिर हम देख पाते हैं कि एक दिन रिचर्ड वेन, जो कि डॉक्टर जोसेफ के घर का केयर टेकर था, उसके सामने कुछ बुक्स लेकर आता है। ये बुक डॉक्टर जोसेफ ने डोनेट करने के लिए दी थी। तभी हम देख पाते हैं कि वेन बेसबॉल बैट्स को देख रहा था। वेन बताता है कि ये 3 बैट्स मशहूर बेसबॉल प्लेयर्स के साइन किए हुए बैट्स का कलेक्शन है, जो कि बहुत बेशकीमती है। ऐसा बताकर वेन वहाँ से चला जाता है। वेन के जाते ही रिचर्ड लॉरेन को डॉक्टर जोसेफ के साथ देखता है, जिससे रिचर्ड को शक हो जाता है कि लॉरेन और डॉक्टर जोसेफ के बीच कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे ही एक रात रिचर्ड को लॉरेन मैसेज करती है कि वो आज रात डिनर के लिए नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो अपनी थीसिस के लिए कॉलेज में ही रुकेगी। ये पढ़ने के बाद रिचर्ड कॉलेज में जाता है और वो एक कमरे से डॉक्टर जोसेफ और लॉरेन की आवाज को सुन पाता है, और इससे रिचर्ड को लॉरेन और डॉक्टर जोसेफ के बीच के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। रिचर्ड आगे बताता है कि इतना समय लॉरेन के साथ बिताने के बाद भी मुझे लॉरेन के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद एक दिन जब रिचर्ड डॉक्टर जोसेफ की लाइब्रेरी में काम कर रहा था, तब उसे लॉरेन के थीसिस मिलती हैं, जो कि मिरर इफेक्ट के ऊपर लिखी मैन्युस्क्रिप्ट थी और यहाँ डॉक्टर जोसेफ और लॉरेन का नाम लिखा हुआ था। तब वहाँ डॉक्टर जोसेफ आ जाता है और रिचर्ड वो मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्टर जोसेफ को दे देता है। जिसके बाद डॉक्टर जोसेफ जब खाना तैयार कर रहा होता है, तब वो रिचर्ड से लॉरेन और रिचर्ड के बीच के रिश्ते के बारे में पूछता है। रिचर्ड बताता है कि मैं और लॉरेन बस दोस्त हैं। इसे सुन डॉक्टर जोसेफ बोलता है, अच्छा है, तुम दोनों दोस्त ही रहने चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसे सुन रिचर्ड को बहुत अजीब सा फील होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो डॉक्टर जोसेफ के लिए काम करता था। यहाँ पर डॉक्टर जोसेफ बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस आऊँ तो शायद तब तक तुम अपने लिए कुछ काम तो ढूंढ ही लोगे। इससे रिचर्ड समझ जाता है कि डॉक्टर जोसेफ ने उसे काम बस लॉरेन के सामने अच्छा बनने के लिए ही दिया था। इसके बाद रिचर्ड बताता है कि मैं फिर घर वापस आ गया, लेकिन घर में मुझे लॉरेन कहीं नहीं मिली, और जब मैं अगले दिन डॉक्टर जोसेफ के घर गया तब पता लगा कि डॉक्टर जोसेफ मर चुका था और किसी ने उसका मर्डर किया था। इसके बाद मैंने अपने नॉवेलिस्ट बनने पर ध्यान दिया। वहीं रही बात लॉरेन की, तो मुझे पता चला कि लॉरेन डॉक्टर जोसेफ के मर्डर के 1 महीने पहले सुजैन से मिलने गई थी ताकि डॉक्टर जोसेफ की रिसेंटली की रिसर्च पर अपना हक जता सके। सुजैन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से थी। यहाँ सुजैन लॉरेन को बताती है कि डॉक्टर जोसेफ की रिसेंटली की रिसर्च
रिसर्च को यूएस गवर्नमेंट ने सिर्फ डॉक्टर जोसेफ को करने की अनुमति दी है। लॉरेन कहती है, डॉक्टर जोसेफ की रिसर्च मैंने लिखी थी, बस डॉक्टर जोसेफ ने अपना नाम इसमें डाल दिया है और मुझे क्रेडिट नहीं दिया। ये सुन सुजैन कहती है, मुझे नहीं मालूम कि आपके और डॉक्टर जोसेफ के बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इस रिसर्च को लेकर आप डॉक्टर जोसेफ से डायरेक्ट बात करें। फिर हमें रिचर्ड बताता है कि डॉक्टर जोसेफ के मर्डर के बाद लॉरेन बिल्कुल गायब हो गई थी, लेकिन फिर मैंने लॉरेन को दोबारा देखा। रिचर्ड के इन शब्दों के साथ ही रिचर्ड की कहानी खत्म हो जाती है। वहीं रॉय सोचने लगता है कि आगे क्या हुआ होगा। इसके बाद हम स्क्रीन में लॉरेन का नाम देख पाते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉय एक बार में जिमी से मिलता है और उसे रिचर्ड की लिखी कहानी बताता है। जिमी कहता है शायद लॉरेन मर चुकी होगी। रॉय कहता है लॉरेन का सिक्योरिटी नंबर अभी भी एक्टिव है। जिमी कहता है क्या पता लॉरेन अब प्राइवेट लाइफ जीना चाहती हो। रॉय कहता है ऐसा ही सेम वेन के साथ है जो कि डॉक्टर जोसेफ वीटर का केयर टेकर था, वो भी एकदम से लॉरेन की तरह ही गायब हो गया। यानी कि डॉक्टर जोसेफ से जुड़े सारे लोग एकदम से गायब हो गए, लेकिन मैंने रिचर्ड की वाइफ का पता लगा लिया है और मैं उससे बात करने जाने वाला हूँ। क्या पता रिचर्ड की वाइफ को कुछ पता हो। जिमी कहता है तुम्हारी सारी इंटेरोगेशन बस भरोसे पर है, तुम्हें कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है रॉय। इसे सुन रॉय कहता है मुझे बस इतना पता है कि आइजैक इनोसेंट है। रॉय यहाँ जिमी की मदद मांगता है, लेकिन जिमी इनकार करके वहाँ से चला जाता है। तभी रॉय बार में लॉरेन को देखता है, लेकिन वो कोई और लड़की निकलती है। ये देख रॉय अपनी डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर बताती है कि इस एक्सपेरिमेंट में हेलुसिनेशन आना नॉर्मल है। रॉय कहता है मैंने सच में लॉरेन को देखा था। डॉक्टर कहती है अगर तुमने वाकई लॉरेन को बार में देखा था और वो लड़की कोई और निकली, इसका मतलब ये तुम्हारी कोई पास्ट मेमोरी थी जो कि तुम्हें ट्रिगर हुई थी। रॉय कहता है ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम एक गुड रिजल्ट दे रहे हो। इसके बाद रॉय नेक्स्ट सीन में रिचर्ड की वाइफ डाना फिन से उसके घर जाकर मिलता है। रॉय बताता है कि मैं एक रिटायर्ड डिटेक्टिव रह चुका हूँ। तो ये सुन डाना रॉय को अपने घर के अंदर बुलाती है। डाना बताती है कि रिचर्ड कोई नशा नहीं करता था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रिचर्ड के मर्डर के पीछे एलिजाबेथ का हाथ है। रॉय कहता है मैं एलिजाबेथ को नहीं जानता। डाना कहती है मैं भी नहीं जानती, मुझे भी कुछ टाइम पहले एलिजाबेथ के बारे में पता चला है। एलिजाबेथ और रिचर्ड के बीच बहुत बुरी बहस हुई थी और रिचर्ड मरने से कुछ हफ्ते पहले ही मुझे छोड़कर कहीं दूर शिफ्ट हो गया था। डाना आगे बताती है एक रात रिचर्ड जब घर में लेट आया था तब रिचर्ड को लगा कि मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं सोई नहीं थी। रिचर्ड के बात करने के तरीके से पता लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है, क्योंकि आज तक रिचर्ड ने कभी किसी से ऐसे बात नहीं की थी। मैंने इस बारे में रिचर्ड से पूछना चाहा, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। उस रात रिचर्ड ने जिससे लास्ट टाइम बात की थी उसका नंबर मैंने निकाल लिया और जब मैंने उस नंबर पर कॉल करा तो मुझे वॉइस मेल से पता चला कि रिचर्ड उस रात किसी एलिजाबेथ नाम की लड़की से बात कर रहा था। रॉय पूछता है क्या तुम्हें पता है कि एलिजाबेथ कौन हो सकती है। इस पर डाना कहती है मुझे नहीं पता। इसके बाद हम रॉय को उसके घर में देख पाते हैं। यहाँ रॉय एलिजाबेथ वेस्टलेक के बारे में गूगल पर सर्च करता है और गूगल पर एलिजाबेथ वेस्टलेक नाम वाली कई सारी लड़कियों की फोटो आ जाती है। रॉय नोटिस करता है कि एक लड़की की शक्ल लॉरेन से मिल रही थी। रॉय उस फोटो को लॉरेन की फोटो से मैच करता है और उसे समझ आ जाता है कि लॉरेन ही एलिजाबेथ है। रॉय को पता चलता है कि अब एलिजाबेथ जानी मानी रिसर्चर बन चुकी है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में रॉय को एलिजाबेथ के घर के बाहर देख पाते हैं। एलिजाबेथ के आते ही रॉय उसे अप्रोच करता है। तभी रॉय को एक मेमोरी क्लिक होती है जिसमें वो लॉरेन यानी कि एलिजाबेथ को देख पा रहा था। प्रेजेंट में रॉय एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या कभी हम मिले हैं, क्योंकि मुझे अल्जाइमर है जिस कारण मैं सब भूल गया हूँ। एलिजाबेथ बताती है कि हम बहुत सालों पहले मिले थे। रॉय एलिजाबेथ से और सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तभी रॉय बताता है कि वो रिचर्ड के बारे में बात करने आया है। एलिजाबेथ कहती है मैं रिचर्ड को याद भी नहीं करना चाहती। रॉय पूछता है क्यों। एलिजाबेथ कहती है वो मुझे स्टॉक किया करता था, मैं उससे परेशान हो चुकी थी। रॉय बताता है रिचर्ड का सोचना था कि तुम्हारा डॉक्टर जोसेफ के मर्डर से कुछ लेना देना था। एलिजाबेथ पूछती है क्या आपने रिचर्ड से बात की थी। रॉय बताता है अब रिचर्ड नहीं रहा, लेकिन रिचर्ड अपनी लिखी इस कहानी को छोड़ गया। ऐसा कहकर रॉय रिचर्ड की लिखी कहानी एलिजाबेथ से पढ़ने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एलिजाबेथ इसे पढ़ने से इनकार कर देती है। रॉय कहता है डॉक्टर जोसेफ के मर्डर में एक बेगुनाह इंसान फांसी के फंदे में कुछ दिनों बाद लटकने वाला है, तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें एक बार रिचर्ड की ये कहानी पढ़ लेनी चाहिए। यहाँ एलिजाबेथ कहती है अगर मेरे पास टाइम हुआ तब मैं इस कहानी को पढ़ूंगी, तो मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करना। ऐसा कहकर एलिजाबेथ उस कहानी को लेकर चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम रॉय को उसकी दवाइयाँ लेते हुए देख पाते हैं और यहाँ दोबारा से रॉय को अपनी मेमोरी में एलिजाबेथ दिखती है। तभी रॉय को एक मैसेज आता है जिसमें वेन का लोकेशन मिल गया है ऐसा लिखा हुआ था। इसके बाद रॉय वेन के लोकेशन में पहुंचता है। यहाँ रॉय की मुलाकात वेन से होती है। वेन बताता है कि डॉक्टर जोसेफ ने मेरी मदद की थी और मुझे केयर टेकर की जॉब में रखा था। डॉक्टर जोसेफ का कैरेक्टर एक सेलिब्रिटी की तरह था, उनसे सब अट्रैक्ट होते थे, सबकी नज़र डॉक्टर जोसेफ पर ही रहती थी। मैंने डॉक्टर जोसेफ के घर में अक्सर कई सारी नई औरतों को आता देखा था, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी। डॉक्टर जोसेफ ने कोई मेडिसिन बनाई थी जो कि ट्रॉमा से पीड़ित लोगों के लिए थी और उन मेडिसिन को परखने के लिए मैं एक बहुत अच्छा वॉलंटियर था, क्योंकि मैंने इराक की जंग में साथ दिया था और उस वॉर ने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था जिसे मैं भुलाना चाहता था। और मेरी इस कंडीशन के बारे में डॉक्टर जोसेफ को पता लग गया, जिसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन के लिए अप्रोच किया और बताया कि मेडिसिन की हेल्प से मैं अपने ट्रॉमा को भुला सकता हूँ। आगे वेन बताता है उस मेडिसिन से मैं इराक वॉर को तो भूलता जा रहा था, बट उस मेडिसिन की कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे जिस कारण मैं खुद कौन था ये भी नहीं पहचान पा रहा था और कभी कभी बेहोश भी हो जाता था। तब रॉय कहता है इसलिए तुमने डॉक्टर जोसेफ की दवाई लेनी बंद कर दी थी। तो वेन इस पर हामी भरता है, जिसके बाद वेन रॉय को उसके घर तक लिफ्ट देता है क्योंकि वेन भी शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में रॉय लॉरेन के बारे में वेन से पूछता है कि क्या डॉक्टर जोसेफ और लॉरेन के बीच में कुछ था। वेन बताता है लॉरेन को जैसे डॉक्टर जोसेफ ट्रीट किया करते थे उससे तो ये लगता था कि लॉरेन उनकी बस एक लैब असिस्टेंट है, क्योंकि मैंने कई औरतों के साथ डॉक्टर जोसेफ को देखा था जिसके साथ डॉक्टर जोसेफ के गैर संबंध थे। साथ ही में डॉक्टर जोसेफ उन औरतों के रिकॉर्ड्स के लिए उनकी वीडियो भी बनाता था। लेकिन जिस रात डॉक्टर जोसेफ का मर्डर हुआ था उस शाम मैंने डॉक्टर जोसेफ, लॉरेन और रिचर्ड को लड़ते हुए देखा था। रिचर्ड यहाँ पर किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में था और फिर रिचर्ड गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रॉय बताता है रिचर्ड के हिसाब से वो मर्डर के टाइम अपने घर में अकेला था और जोसेफ से उस दिन नहीं मिला था। वेन कहता है मैंने तुम्हें वही बताया जो मैंने देखा था। रॉय पूछता है क्या लॉरेन भी रिचर्ड के बाद वहाँ से चली गई थी, तो इस पर वेन हामी भरता है। रॉय पूछता है डॉक्टर जोसेफ अक्सर कहाँ जाया करते थे। वेन बताता है डॉक्टर जोसेफ अक्सर अपनी पसंदीदा औरत बारटेंडर डियाना के पास जाया करते थे, जो कि डॉक्टर जोसेफ के घर आई औरतों में से एक थी। साथ ही में डॉक्टर जोसेफ के पास उस औरत की वीडियो भी थी। इसके बाद अब रॉय गाड़ी से उतरकर अपने घर चला जाता है, लेकिन वेन रॉय के उतरते ही किसी को कॉल पर बताता है कि रॉय घर पहुंच गया और ये सीन यहीं कट होता है। अब रॉय आइजैक केस फाइल में डियाना का बयान पढ़ता है। तभी रॉय नोटिस करता है कि आइजैक केस में इंटेरोगेशन ऑफिसर में सिर्फ जिमी का नाम होता है, वहीं बाकी केसेस में रॉय का भी नाम था, जो कि रॉय को बहुत अजीब लगता है क्योंकि रॉय और जिमी दोनों ने आइजैक केस को सॉल्व किया था। तभी रॉय के घर की बेल रिंग होती है। असल में एलिजाबेथ रॉय से मिलने आई थी। वहीं वेन बाहर से एलिजाबेथ को अंदर जाता हुआ देख रहा था। घर के अंदर रॉय एलिजाबेथ से रिचर्ड की बुक के बारे में पूछता है। एलिजाबेथ बताती है कि वो कहानी बिल्कुल बेतुकी और बकवास है। रॉय पूछता है इसका मतलब तुम और रिचर्ड कभी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। एलिजाबेथ कहती है ये सब रिचर्ड की फैंटेसी थी और असल में ऐसा कुछ नहीं था। एलिजाबेथ आगे कहती है लोग अक्सर खुद की कल्पनाओं को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, क्योंकि सच्चाई ऐसे लोगों के लिए बहुत दर्दनाक बन चुकी होती है। रॉय कहता है मैंने वेन से भी इस बारे में बात की थी। एलिजाबेथ कहती है वेन तो खुद एक ट्रॉमाटाइज इंसान था, उसने भी कहानी बनाई है। रॉय कहता है तो वेन को डॉक्टर जोसेफ के रिसर्च के बारे में कैसे पता था। एलिजाबेथ कहती है डॉक्टर जोसेफ एक बहुत ही एग्रेसिव किस्म के इंसान थे और वेन ने खुद डॉक्टर जोसेफ के एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया था और मुझे जहाँ तक कि पता है डॉक्टर जोसेफ एक बहुत गर्म मिजाज वाले इंसान थे, वो किसी को ऐसे अप्रोच नहीं करते थे। रॉय कहता है तुम काफी ज्यादा डॉक्टर जोसेफ के बारे में जानती हो। एलिजाबेथ बताती है मैंने डॉक्टर जोसेफ के साथ बहुत समय तक काम किया है और उनकी आखिरी रिसर्च भी मैंने ही लिखी थी। रॉय बताता है डॉक्टर जोसेफ अपनी आखिरी रिसर्च को पब्लिश कराना चाहते थे, लेकिन वो मारे गए, वो भी तुम्हें तुम्हारा क्रेडिट दिए बगैर। एलिजाबेथ कहती है इससे पहले मैं डॉक्टर जोसेफ से अपनी क्रेडिट के बारे में बात कर पाती, वो मारे गए थे। रॉय यहाँ एलिजाबेथ को उस दवाई के बारे में बताता है जिसे पास्ट ट्रॉमा को डॉक्टर जोसेफ ठीक किया करता था और ये भी कहता है कि अगर वो दवाई किसी के हाथ लग जाती तो वो बहुत पैसे कमा सकता था। एलिजाबेथ कहती है तुम्हारा मतलब डॉक्टर जोसेफ का मर्डर पैसों के कारण हुआ था।
ऐसा कहकर एलिजाबेथ आगे कहती है, आपकी मेमोरी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन आपकी इमेजिनेशन पावर वो बहुत अच्छी है। रॉय कहता है, एक इंसान किसी भी रीजन से दूसरे इंसान का मर्डर कर सकता है और इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आगे रॉय बताता है कि वो सुजैन से भी मिला था, जो कि डॉक्टर जोसेफ की रिसर्च ऑफिस की अब हेड है। ये सुन एलिजाबेथ यहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद हम रॉय को फ्रिज में खाना ढूंढते हुए देख पाते हैं, लेकिन रॉय को फ्रिज में कुछ खाने लायक नहीं मिलता। तभी रॉय कॉर्नफ्लेक्स के डब्बे को नोटिस करता है, पर इसमें रॉय को एक गन मिलती है, जिसे रॉय अपनी जेब में रख लेता है और अब रॉय घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी एक गाड़ी रॉय को मारने के लिए उसके पीछे आती है, पर इधर रॉय अपने बचाव में उस गाड़ी पर फायर करना शुरू कर देता है और वो गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। इस गाड़ी के अंदर हम वेन को मरा देख पाते हैं, जो कि रॉय की गन से मरा था। इसके बाद रॉय पुलिस को कॉल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रॉय को पुलिस स्टेशन में देखती हैं। यहाँ रॉय को दोबारा से एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ जिमी बता रहा था कि ऐसे केस फाइनली क्लोज हो गया। हम प्रेजेंट में रॉय को देखती हैं, जिसे जेल में जिमी मिलने आया था। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक बार में होती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जब वेन ने रॉय पर हमला किया था तो वो सब एक सिक्योरिटी कैमरा में कैप्चर हो गया था, जिससे प्रूफ हो गया कि रॉय ने फायरिंग अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए किया था और इसीलिए रॉय को छोड़ दिया गया। यहाँ पर जिमी बताता है कि पुलिस को वेन के ट्रक से 2 बोतल फेनेटाइल की मिली है और इसी ड्रग से रिचर्ड की मौत हुई थी। रॉय पूछता है, इसका मतलब वेन ने रिचर्ड को मारा था ताकि रिचर्ड डॉक्टर जोसेफ के मर्डर का सच न बाहर ला सके, पर ऐसा क्यों? ये चीजें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही, क्योंकि रिचर्ड ने खुद की कहानी में 100% ये पॉइंट आउट किया था कि एलिजाबेथ के पास पूरा मोटिव था डॉक्टर जोसेफ को मारने का, ना कि वेन के पास, क्योंकि जोसेफ ने एलिजाबेथ यानी कि लॉरेन को उसकी रिसर्च में क्रेडिट नहीं दिया था। रॉय आगे कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जिमी कहता है, जो भी गड़बड़ है वो तुम्हारे साथ है, क्योंकि ये सब आइजैक का किया हुआ है। उसी ने डॉक्टर जोसेफ को मारा, अपना क्राइम एक्सेप्ट किया और अब 1 महीने के बाद आइजैक को फांसी होने वाली है। और रॉय, तुम सब कुछ भूल जाओ और इस केस पर काम करना छोड़ दो। ये सब सुन रॉय पूछता है, क्या मैं एक अच्छा डिटेक्टिव था जिमी? जिमी बताता है, तुम एक बहुत अच्छे डिटेक्टिव थे। इसे सुन रॉय कहता है, आइजैक केस में कहीं भी मेरा नाम नहीं है, जबकि हम दोनों ने केस साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट किया था। वही मेरे जितने भी पुराने 30 साल के केसेस थे उनमें मेरा नाम था। जिमी कहता है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुमने सबसे इन्वेस्टिगेशन कर ली है और अब तुम मुझसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो। तुम ही थे जो उस दिन मेरे घर आए थे, तुमने मुझसे मदद मांगी थी और इस सब के बाद, तुम्हारे लिए इतना कुछ करने के बाद मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। ऐसा कहकर जिमी वहाँ से चला जाता है। जिमी की बातों को सुन रॉय बहुत ज्यादा शराब पीता है, जिसके बाद हम नेक्स्ट डे रॉय को जिमी के साथ शराब पीता देख पाती हैं। जिसके बाद रॉय जिमी की कार की चाबी लेकर डियाना के बार में जाता है। यहाँ पर रॉय की मुलाकात सैम से होती है। रॉय सैम से डियाना के बारे में पूछता है। सैम बताता है, आपको डियाना कैलवरी कैथोलिक ग्रेवयार्ड में मिलेगी, क्योंकि डियाना को गुजरे 5 साल हो चुकी हैं। रॉय सैम को बताता है कि वो एक केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन करने आया था। इसे सुन सैम रॉय को एक ड्रिंक ऑफर करता है। जिसके बाद रॉय उस बार के बाथरूम में होता है। यहाँ रॉय को अपने फ्लैशबैक में डियाना दिखती है। तभी रॉय को सुजैन का कॉल आता है, जो कॉल पर बताती है कि मेरे पास आपके लिए कुछ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रॉय को सुजैन के ऑफिस में देख पाती हैं। यहाँ सुजैन रॉय को डॉक्टर जोसेफ की रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट देती है और बताती है कि ये डॉक्टर जोसेफ की रिसर्च थी, लेकिन इसका क्रेडिट एलिजाबेथ लेना चाहती थी। कुछ टाइम पहले एलिजाबेथ ने ये बुक लिखी थी, जिसमें एलिजाबेथ ने डॉक्टर जोसेफ की रिसर्च के बारे में बताया है। रॉय कहता है, यानी डॉक्टर जोसेफ की रिसर्च को एलिजाबेथ ने चुरा लिया। सुजैन कहती है, ये सब एकेडमिक रिसर्च में होता रहता है और अब एलिजाबेथ पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर जोसेफ जिनकी ये रिसर्च थी वो तो मर चुकी हैं। रॉय पूछता है, जब आपको इस बुक के बारे में पता लगा तो आपने एलिजाबेथ से इसके बारे में कुछ बात क्यों नहीं की? सुजैन कहती है, एलिजाबेथ से इस बारे में बात करने से उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि रिसर्च को बंद कर दिया गया था और जोसेफ का लिखा मैन्युस्क्रिप्ट भी कभी पब्लिश नहीं हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रॉय को डॉक्टर जोसेफ के घर, यानी जहां डॉक्टर जोसेफ का मर्डर हुआ था, वहां देख पाती हैं। इधर फ्लैशबैक में रॉय, जिमी और फॉरेंसिक फोटोग्राफर थे। फोटोग्राफर बताता है कि विक्टिम को बैट से मारा गया था। ये सब याद करके रॉय आगे बढ़ता है और हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि 3 बेसबॉल में से 1 बेसबॉल बैट मिसिंग था। यहाँ पास में रॉय एक शॉवल को नोटिस करता है, जिसमें पास में कुछ मिट्टी लगी हुई थी और अब रॉय एक हैंगर को सीधा करके गार्डन की मिट्टी में दबाने लगता है। तभी रॉय को एक जगह पर मिट्टी सख्त लगती है, जिसके बाद रॉय उस जगह को खोदने लग जाता है और अब रॉय को गड्ढे में वही आखिरी बैट यानी मर्डर वेपन मिल जाता है। तभी यहाँ
यहाँ एलिजाबेथ आ जाती है जो कहती है तुम्हें ये बेसबॉल बैट कैसे मिल गया? जब मर्डर हुआ था तब तो इंटेरोगेशन के दौरान तुम्हें ये वेपन नहीं मिला था। रॉय कहता है तुमने ही इस बैट को यहाँ गाड़ा था ना। तभी हम जिमी को देख पाते हैं जो कि रॉय से उस बैट को वापस गड्ढे में डालने को कहता है और दोनों यानी कि एलिजाबेथ और रॉय को घर के अंदर चलने कहता है। फिर हम एलिजाबेथ, रॉय और जिमी को घर के अंदर देख पाते हैं। जिमी रॉय से कहता है तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुमने इस केस को क्यों नहीं छोड़ा? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था रॉय कि इस केस को छोड़ दो। रॉय पूछता है आखिर तुमने क्या किया था जिमी, मुझे बताओ। जिमी कहता है मैंने 10 साल पहले सब चीज़ों को छिपा दिया था। क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रॉय कि हमने क्या किया था? डियाना ने क्या किया था? डियाना का नाम सुन रॉय समझ नहीं पाता कि डियाना कौन है। रॉय के एक्सप्रेशन से एलिजाबेथ हैरान होती है। जिमी कहता है मुझे डियाना ने सब बताया था। तभी एलिजाबेथ कहती है डियाना भी डॉक्टर जोसेफ के पेशेंट्स में से एक थी। इसे सुन जिमी लॉरेन को चुप रहने कहता है, जिसे सुन रॉय कहता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वहीं ये सुन लॉरेन अपनी गन निकालने लगती है, लेकिन रॉय कहता है मैं सब समझ गया, तुम दोनों मिले हुए हो। जब जिमी तुम्हारी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी तब तुम बहुत कर्जे में डूब गए थे और एलिजाबेथ ने तुम्हारी वाइफ के खर्चे के लिए पैसे दिए थे, जिसके बदले में तुमने डॉक्टर जोसेफ को मार डाला। और एलिजाबेथ ने ये सब इसलिए किया ताकि वो डॉक्टर जोसेफ की रिसर्च को अपना बता सके और फिर इस सब को कवर करने के लिए तुमने आइजैक को फंसाया। एलिजाबेथ अपनी गन वापस रख लेती है और कहती है मैंने जिमी को पैसे नहीं दिए थे, ना ही मैंने डॉक्टर जोसेफ को मरवाया था। और मैं तो तुमसे तब मिली थी जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और उस टाइम मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और लॉरेन नाम मेरे लिए एक काले बदनाम साए की तरह था। लेकिन फिर मुझे जिमी मिलने आया। मुझे नहीं पता था कि जिमी मुझसे क्या चाहता है। उस टाइम जिमी ने मुझसे मर्डर रिलेटेड कुछ सवाल किए। मैं उस समय बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए मैं भाग गई और मैंने अपना नाम चेंज कर लिया ताकि अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट कर सकूं और डॉक्टर जोसेफ की रिसर्च जो कि मैं लिख रही थी उसे कंप्लीट करके पब्लिश कर सकूं। मैंने सोचा कि मैं रिचर्ड से कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन एक दिन रिचर्ड को मेरे बारे में पता चल गया और रिचर्ड ने मुझे फंसाने के लिए जिमी को कॉल करके झूठ बताया कि मैंने ही डॉक्टर जोसेफ का मर्डर किया था ताकि डॉक्टर जोसेफ की रिसर्च को अपने नाम से पब्लिश करवा सकूं। और रिचर्ड से ये सब जानने के बाद जिमी ने केस फाइल पढ़ी जिसमें जिमी को पता चल गया कि ये सब सच है, इसलिए जिमी ने मुझसे पैसों की मांग की। जिमी एलिजाबेथ की बात सुनकर कहता है एलिजाबेथ बस बकवास कर रही है, इसकी कहानी में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। एलिजाबेथ कहती है जिमी ने मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल भी किया था और कहा था कि अगर मैं जिमी को पैसे नहीं दूंगी तो वो सबको बता देगा कि ये रिसर्च डॉक्टर जोसेफ की थी और मुझे कैद कर लेगा। ये सब सुन रॉय जिमी से कहता है इसका मतलब जिमी तुमने रिचर्ड को भी मारा था क्योंकि रिचर्ड भी एलिजाबेथ को ब्लैकमेल करने वाला था। जिमी कहता है मैंने किसी को नहीं मारा, असल कातिल एलिजाबेथ है जिसने रिचर्ड और वेन दोनों को मरवाया था। हम फ्लैशबैक में एलिजाबेथ को वेन के साथ देख पाते हैं जो कि वेन से कहती है रिचर्ड एक बुक लिख रहा है जिसमें वो वेन को मर्डर करार करने वाला है और वेन को इस बारे में रिचर्ड से बात करनी चाहिए। और क्योंकि वेन एक ट्रेंड किलर था इसलिए उसने रिचर्ड को बड़ी चालाकी से मार डाला जिससे एलिजाबेथ के रास्ते का एक कांटा निकल गया। वहीं जब रॉय यानी कि तुम वेन से इस केस के बारे में बात करने गए तब इसकी खबर वेन ने एलिजाबेथ को दे दी और एलिजाबेथ ने ही तुम्हें मारने का ऑर्डर वेन को दिया, लेकिन वेन खुद मारा गया। जिमी आगे कहता है एलिजाबेथ एक बहुत चालाक मैनिपुलेटर है और अब वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। एलिजाबेथ स्टार्टिंग से ऐसा करती आ रही है, वो लोगों का इस्तेमाल करती है ताकि उनसे अपना काम निकलवा सके और फिर उन लोगों को अपने रास्ते से हटा देती है। तभी हमें गन शॉट की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ ने जिमी को शूट कर दिया था और अब एलिजाबेथ रॉय पर गन तान लेती है, लेकिन जिमी एलिजाबेथ को शूट कर देता है जिससे एलिजाबेथ मर जाती है। मरते वक्त जिमी कहता है मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था रॉय। इसके बाद हम देख पाते हैं कि रॉय ये सारी घटना पुलिस को बता देता है और अब आइजैक को जेल से निकाल दिया जाता है। फिर हम रॉय को उसकी डॉक्टर के साथ देख पाते हैं और यहाँ रॉय डॉक्टर के सारे सवालों का सही से आंसर दे देता है और ये देख डॉक्टर काफी खुश होती है और कहती है अब आपकी मेमोरी ठीक हो रही है और शायद कुछ ही दिनों बाद आपको आपकी सारी पुरानी मेमोरी याद आ जाएगी। इसके बाद हम रॉय को पजल सॉल्व करता हुआ देख पाते हैं और अब रॉय इस पजल को फाइनली सॉल्व कर लेता है। इसके बाद रॉय सारी इन्वेस्टिगेशन फोटो दीवार से हटाने लगता है। तभी रॉय वो टूटा हुआ फोटो फ्रेम नोटिस करता है और उस टूटे हुए फ्रेम को उठाकर कांच को हटाने लगता है। इस फोटो को देख रॉय बहुत शॉक होता है। अब हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि रॉय के पास एलिजाबेथ ये बताने आई थी कि डियाना जो कि असल में रॉय की वाइफ थी वो डॉक्टर जोसेफ के साथ गैर संबंध में है। रॉय इस बात का विश्वास नहीं करता। यहाँ एलिजाबेथ रॉय को डियाना के नाम की एक कैसेट देती है और जब रॉय इस कैसेट को देखता है तो यहाँ एलिजाबेथ की बात सच हो जाती
जाती हैं, यानी कि डॉक्टर जोसेफ और डियाना के बीच में गैर संबंध थे और रॉय इस बारे में डियाना को भी बता देता है, जिस कारण डियाना रॉय को पकड़कर बहुत रोती है। फिर हम रॉय के फ्लैशबैक में उसे डॉक्टर जोसेफ के घर में जाता देख पाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जब आइजैक घर में छिपा हुआ था तभी वहाँ रॉय आया था और रॉय ने ही डॉक्टर जोसेफ का बेरहमी से बेसबॉल बैट से कत्ल किया था। रॉय इधर डॉक्टर जोसेफ को बहुत मारता है, वहीं वहाँ जिमी भी आ जाता है। इसके बाद जिमी बेसबॉल बैट यानी मर्डर वेपन को गार्डन में दफना देता है और अब प्रेजेंट में रॉय को ये सब याद करके बहुत गिल्ट महसूस होता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मतलब कि रॉय ने ही डॉक्टर जोसेफ का मर्डर किया था और क्योंकि उस दिन आइजैक गलती से डॉक्टर जोसेफ के घर में चला गया था, जिस कारण उसे जिमी और रॉय ने फंसा दिया और जिमी ने रॉय की इसलिए मदद की थी क्योंकि जिमी रॉय का बहुत अच्छा दोस्त था। तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।